मैं नेताजी के बारे में सिर्फ तीन मुद्दे यहां पे लेके चल रहा हूं। पहले, एक जो भ्रांति फैलाई जाती है कि नेताजी हिटलर के एजेंट हो गए थे और जापान के एजेंट हो गए थे। दूसरा, नेताजी ने भारत की जो एक आगे का चित्र प्रस्तुत किया था, उसके लिए उन्होंने जो क्या किया था, जिसको के किताबों से हमारी आज तक इतिहास की दूर रखा गया। और तीसरा, अभी पिछले 15 दिन में प्रधानमंत्री जी ने जो ये कार्य किया है इतना बड़ा, उससे परेशान होकर के लोगों ने जो नेताजी के चरित्र के ऊपर जिस तरीके के आक्षेप लगाने चाहे हैं, विदेशों में बैठ के भी और यहां पे भी, मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात ये समझ लें कि नेताजी जब यहां से निकले हैं तो ये कहना कि वो अकेले निकले थे और वो निकले थे, वो गलत है। 1939 में ही नेताजी के साथ पंजाब रेजिमेंट के उन सैनिकों के संबंध थे जो कि पहली टुकड़ी बनी थी पंजाब रेजिमेंट की अराकान में आजाद हिंद फौज में जाने की। 1939 में नेताजी ने एम वॉलंटियर्स के नाम से एक संगठन बनाया था जिसका संबंध राज बिहारी बोस से जापान में, गदर पार्टी के प्रीतम सिंह, अमर सिंह, आनंद मोहन सहाय, इन लोगों से जापान में था। 1940 में आनंद मोहन सहाय की पत्नी सती सहाय को विशेष तौर से जापान से यहां भेजा था राज बिहारी बोस ने और आनंद मोहन सहाय ने, नेताजी से वार्तालाप करने के लिए और अपनी आगे की योजना बनाने के लिए, संघर्ष करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और ये उस परंपरा को निभाया जा रहा था कि अंग्रेजी फौज में जो हिंदुस्तानी है वो किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ेंगे। वीर सावरकर जी की पुस्तक के बाद में 1857 पे जो उन्होंने लिखी थी, एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी वो क्रांतिकारियों के लिए। और गदर पार्टी ने उसको मान करके पूरा कैंटोनमेंट्स के थ्रू, जब राज बिहारी बोस पंजाब के कैंटोनमेंट्स में घूमते हैं विद्रोह कराने के लिए, वो लीक आउट हो जाता है जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बना। 1915 के अंदर 4 दिन तक भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था। 260 को उनमें से वहां पे गोली मारी गई। और जितनी भी 1940 के अंदर प्लानिंग हुई है, मास्टर तारा सिंह के वृतांत पढ़िए आप, मैंने सारे पुस्तक में दिए हैं। नेताजी पूरी एक योजना की वजह से भारत गए थे। लोग तो कह देते हैं द ग्रेट एस्केप, वो एक नए मिशन पे निकले थे। और जिस तरीके के मिशन पे वो निकले हैं, उस तरीके की यात्राएं मुझे किसी दुनिया के एक राजनीतिक के द्वारा करी हुई दिखा दीजिए कि यहां से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को होते हुए बर्लिन, और फिर बर्लिन से जापान, जापान से सिंगापुर। मुझे कोई नेता ऐसा दिखा दीजिए जिसने युद्ध के मोर्चे पे खुद जाके सेना का नेतृत्व किया हो, मीलों सैनिकों के साथ पिट्ठू लेकर के चले हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मेरे बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हैं इन चीजों को लेकर के, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। और जो चीज छुपा के रखी गई, हाँ, एक 1939 पे और सुन लीजिए, के एम मुंशी की किताब उठा के देख लीजिए। वो त्रिपुरी का अब स्पष्ट हो गया है हमारे सामने कि गांधी ने क्यों नेताजी का विरोध किया था। 1937 में ही सरदार पटेल को एक चिट्ठी गांधी लिखते हैं जिसमें कहते हैं, आई डोंट ट्रस्ट सुहास बट वी हैव नो ऑल्टरनेटिव, हरिपुरा के अध्यक्ष बनने से पहले। और ये मत भूलिए कि 1939 में कांग्रेस के इतिहास में नेताजी अकेले ऐसी व्यक्ति हैं जो चुनाव जीत करके प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस का, और उस व्यक्ति के कैंडिडेट को हरा के बने हैं कांग्रेस का प्रधान, जिसकी डिक्टेटरशिप कांग्रेस में चलती थी। और क्यों? के एम मुंशी ने लिखा है कि 1939 में वाइस रॉय ने मुझे एक इंटेलिजेंस की फाइल भेजी। उस फाइल में यह लिखा था कि नेताजी जर्मनी से संबंध बनाना चाह रहे हैं, और मैंने वो फाइल गांधी जी को दिखाई और फिर वाइस रॉय को वापस भेज दी। यहां से संबंध स्थापित होता है कि नेताजी को क्यों अपोज किया गया, और राजमोहन गांधी ने उस बात को दोहराया है अपनी पुस्तक के अंदर। किसी को ये नहीं सामने आने दिया गया आज तक
कि जापान के साथ जब अपनी इस आजाद हिंद फौज की सेना बर्मा के फ्रंट पे आती है तो उससे पहले नेताजी एक समझौता करते हैं जापानियों के साथ में, जिस समझौते के अंदर यह कहा जाता है कि जितने इलाकों को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया जाएगा उस किसी भी इलाके में जापान का झंडा नहीं फहरेगा, उस किसी भी इलाके का प्रशासन जो है वो जापानी नहीं करेंगे, वो आजाद हिंद दल में प्रशिक्षित लोग करेंगे। और आजाद हिंद दल क्या था, एक लाइन इस पे लिख करके छोड़ दी जाती है, नेताजी ने अंग्रेजों की आईसीएस का पैरेलल खड़ा किया था कि जो भारतीय नौकरशाही होगी, जो आजाद भारत के हिस्सों पे प्रशासन करेगी, गवर्नेंस का काम करेगी, वो राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर भारत की जनता की सेवा करने वाली नौकरशाही होगी, ना कि वो आईसीएस होंगे जिन्हें हमने आजादी के बाद में भी अपने सिर पर बिठा के रखा और आज भी हम बड़ी इज्जत से कहते हैं फला फला का बाप आईसीएस था। इतनी दूरदर्शिता थी नेताजी के अंदर। बर्मा की रिट्रीट से पहले एम श्रीनिवास की किताब पढ़ी है, रोड टू दिल्ली, जो उनके पब्लिसिटी इंचार्ज थे सिंगापुर में, कि नेताजी ने नया डिप्लोमेटिक फोर्स बनाने की पूरी योजना बना ली थी। और जैसे 2 ट्रेनिंग कैंप आजाद हिंद दल के रंगून और सिंगापुर में बनाए गए थे, वैसा ही डिप्लोमेटिक कोर का भी ट्रेनिंग कैंप बनाने की बात की गई थी। अपने सैनिकों को स्पष्ट ऑर्डर दिए थे कि अगर जापानी तुम्हारे साथ कोई गलत बात करते हैं देश की आजादी के खिलाफ तो अपनी बंदूकें उन पे तान देना। जापानियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं अंग्रेजों की गुलामी हटा के देश तुमको दे दूंगा तो इस गलतफहमी में मत रहना। ऐसे अय्यर ने साफ लिखा है कि जापानी ये जानते थे कि ये व्यक्ति जो कहता है वो ये करता है। और हिटलर की बात जहां तक, हिटलर की आंख में आंख डाल करके उसको कहना कि तुमने जो मीन कैंप में लिखा है हिंदुस्तानियों के बारे में वो गलत लिखा है, और हिटलर का कहना फिर कि हाँ वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। फिर मैं एक बात का सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जो तोजो का कुत्ता बोलते थे ये कम्युनिस्ट नेताजी को, वो चर्चिल जिसने लाखों हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया बंगाल में एक मैन मेड फेमिन बना करके, ये कम्युनिस्ट उस चर्चिल की सेवा कर रहे थे। 1939 तक जब इनके पिताजी सोवियत यूनियन ने पैक्ट किया हिटलर के साथ, नॉन एग्रेशन पैक्ट, तब तक हिटलर फासिस्ट नहीं था, तब जर्मनी फासिस्ट नहीं थी, तब वो युद्ध पीपल्स वॉर नहीं था। और जब इनके पिताजी पे हमला हो गया तो हिटलर फासिस्ट भी हो गया और सब कुछ हो गया। तीनों देशों में से जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों ने कभी भी भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उल्टे जापान और जर्मनी ने हमेशा भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की थी। 1918 का शिकागो का जर्मन हिंदू कॉन्स्पिरेसी केस देख लीजिए उठा करके, अमेरिका के अंदर शिकागो में, जहां रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर यह आरोप लगाती है अमेरिका की पुलिस कि ये कवि सबसे खतरनाक है, इसने $10,000 यहां से इकट्ठे किए थे और सुदरपुर में हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को जाके बंटवा दिए। नेताजी की केवल एक उद्देश्य था, केवल एक विचारधारा थी, और वो थी देश की स्वतंत्रता। और उस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए उन्होंने चाणक्य की कूटनीति का इस्तेमाल किया कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। इसलिए मदद ली जर्मनी और जापान की, और किसी की भी। उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर एक आजाद हिंद सरकार खड़ी कर देना, 6 महीने के अंदर एक फौज को रीऑर्गेनाइज कर देना, एक फंक्शनल सरकार को जिसके सारे विभाग है, एक बैंक बना देना, और 30 लाख प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा कर देना, जिनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने कभी हिंदुस्तान को देखा तक नहीं था, केवल अपने आजा और आजी से हिंदुस्तान की कहानियां सुनी थी। किस किस तरीके से 16 साल की बच्चियां आके रानी झांसी रेजिमेंट में आती हैं, उनके कभी वृतांत पढ़िए, जिनको इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया।
कि 16 साल की बच्ची है, नेताजी का भाषण सुनने के बाद कहती है मैं रानी झांसी रेजिमेंट में जाऊंगी। घर वाले उसको पहले फ्लोर के कमरे में बंद कर देते हैं। रात को 1 बजे वो ऊपर से कूदती है और 1:30 बजे जाकर के रानी झांसी रेजिमेंट के दफ्तर के बाहर, ट्रेनिंग कैंप के बाहर खड़ी हो जाती है। सवेरे उसके घर वाले आते हैं। बहन कहती है ये तूने जो आभूषण पहन रखे हैं ये हमारे हैं, उतार के दे देती है। कहती है ये कपड़े जो तूने पहन रखे हैं ये हमारे हैं। वो अंदर भागती है, दूसरी रानी से कपड़े बदल के लाती है, वो कपड़े दे देती है। बहन कहती है मैं तुम्हारे इस कपड़ों को लेके आज तुम्हारा श्राद्ध कर दूंगी, तू मर गई हमारे लिए। और 16 साल की बच्ची जवाब देती है हाँ, आज मेरा नया जन्म हुआ है भारत माता की सेवा करने के लिए। किस किस तरीके से इन लोगों ने, एक वृद्धा आती है, वृद्धा नहीं, एक स्त्री आती है, कपड़े तक फटे हुए हैं, नेताजी को कुछ सिक्के दे रही है चंदे के रूप में, नेताजी का चेहरा ऊपर नीचे जा रहा है। उनसे कर्नल महबूब पूछते हैं कि आप क्यों परेशान थे? ले लिए उन्होंने पैसे। बोले मैं परेशान इसलिए था कि इससे मैंने पैसे ले लिए तो ये खाएगी क्या, और अगर नहीं लिए तो ये समझेगी कि मैं गरीबों का योगदान नहीं चाहता हूं स्वतंत्रता संग्राम में। और उसके बाद उस स्त्री के रहने और खाने का इंतजाम पूरा करते हैं। नेताजी को तोला जा रहा है सोने से रंगून में, इतनी सी कमी रह गई। वृद्धा आती है, उसका बच्चा मर चुका है जिसकी फोटो सोने के फ्रेम में लगी हुई है। वो फोटो निकाल करके सोने का फ्रेम तुलादान में डाल देती है। नेताजी उसके पैर छूते हैं। हमारे इतिहास में उसका नाम तक नहीं आएगा। ये था राष्ट्रवाद। कितने लोग जानते हैं कि रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर 50% रानियां जो थी वो स्त्रियां थी जो मलाया के अंदर बंधुआ मजदूर बन के काम करती थी, मलाया और बर्मा के प्लांटेशंस में। वृद्ध औरतें 55 साल की आई कि हमने आजाद रानी रेजिमेंट में काम करना है। उनको कहा गया तुम्हारी एज की वजह से तुम नहीं कर सकते। वर्चुअली नेताजी का गिराव कर लेती है। तब रानी झांसी रेजिमेंट में उन्हें और काम दिए जाते हैं। लेकिन इस इतिहास को गायब रखा गया। आज भी हमारे देश में यह पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको आयरन क्रॉस मिला, किसको विक्टोरिया क्रॉस मिला। 91 लोगों को नेताजी ने तगमाए शत्रुनाश, शहीद भारत, शहीद हिंद, शहीद बहादुरी के तगमे दिए। एक का नाम किसी किताब में नहीं है, एक का नाम कोई बता नहीं सकता है। 91 नाम खोज करके मैंने ऐसे डाले हैं और उनमें से 64 की जो वीरता की कहानियां हैं वो डाली। नेताजी के ऊपर अटेम्प्ट्स हुए मर्डर के रंगून के अंदर, कहीं कोई जिक्र नहीं। अकेले नेता हैं दुनिया के जिनके कत्ल करने की प्लान MI5 जो थी एजेंसी इंग्लैंड की, उसने बनाए। और जब ये काबुल में थे तो इस्तांबुल में और कैरो में अपने एजेंट्स को उनके कत्ल करने की क्या प्लान होगी वो प्लान बना के भेजने को कहा। वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने लगाए जब मैंने नेताजी का म्यूजियम बनाया लाल किले के अंदर। मुझे एक ऐसा नेता दिखा दे जिसने किया हो। क्यों घबराते थे अंग्रेज कि जो व्यक्ति ICS की वो छोड़ करके कि मुझे अपनी मां की सेवा करनी है, अंग्रेज समझ चुके थे कि ये व्यक्ति क्या है। तरह तरीके की भ्रांतियां। नेहरू, मैं तलवार लेके जाऊंगा लड़ने नेताजी से अगर नेताजी जापानियों के साथ यहां आते हैं तो, जो ब्रिटिश प्रोपोगंडा है, बजाय उसे वेरीफाई करने की। क्योंकि अंग्रेजों ने कभी ये नहीं कहा कि आजाद हिंद फौज बनी है, वो कहते थे जिफ, जापानीज इंडियन फाइटिंग फोर्स, कि अगर भारत की जनता को पता लग गया कि आजाद हिंद सरकार बन गई है और आजाद हिंद फौज है तो जनता विद्रोह में यहां खड़ी हो जाएगी। और जो अंग्रेज कह रहा है वही नेहरू कह रहा है। मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि जिन अंग्रेजों ने हम पे 170 साल तक राज किया, इस देश का शोषण किया, नरसंहार किए, तरह तरह से लोगों को टॉर्चर किया, उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को हम पहला गवर्नर जनरल बनाते हैं अपना। और वो पहला गवर्नर जनरल लिखता है कि 15 अगस्त के प्रोग्राम में ओरिजिनली ये तय हुआ था कि यूनियन जैक नीचे उतारा जाएगा। तो मैंने नेहरू से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वी विल फील वेरी सैड। और नेहरू जी जवाब देते हैं
We don't want to make anyone unhappy that day. And I will see to it that the flag doesn't go down. और जो वाइसरी का लॉज है जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसके अंदर उस दिन यूनियन जैक नीचे नहीं आया, पाकिस्तानियों ने उतार दिया था। पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगाए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट की, जिसे हम बोलते हैं। हम कहते हैं आजादी मिल गई। कोई दुनिया का इतिहासकार और पॉलिटिशियन आज मुझसे डिबेट कर ले, 15 अगस्त को हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था। एटली की मीटिंग जो है मई 47 की, उसके मिनट्स उठा के देखिए, वो लिख रहा है, नाउ कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग that they will be happy with dominion status and independence for India can wait for 2-3 years if the transfer of power takes place immediately. This has made our task easy, and now we can create a Hindu dominion and an Islamic dominion. आपको मालूम है किंग जॉर्ज 6 ने भारत का सिंहासन कब छोड़ा है? 22 जून 1948 का गजट उठा करके देखिए, लंदन गजट। 1 अप्रैल 1948 के दिन नेहरू चिट्ठी लिखते हैं किंग को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर एक्सीलेंसीज इंडियन डोमिनियन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट ऑफ योर एक्सीलेंसीज मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन डोमिनियन seeks your permission to appoint Rajgopalachari as the second Governor General of India. ये बहुत तमाशा हो गया। और ये जो गाना फैलाया इन्होंने कि दे दी बिना आजादी बिना खड़क बिना धाल, जितने हमारे देश के वीरों ने अपनी जान दी इस देश की आजादी के लिए, आजादी हमें किसी ने गिफ्ट में नहीं दे दी थी, आजादी लड़के ली। मैं क्षमा चाहूंगी बीच में रोकने के लिए आपको। थोड़ा समय की हमें पाबंदी है, अभी एक और वक्ता है, रुक जी जी।